वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि हमने कल देखा था, आई प्रॉमिस्ड यू दैट व्हेन एवर द जजमेंट इज़ प्रोनाउंस्ड आई विल डिस्कस इट विद यू। तो हियर्स द जजमेंट इज़ बिफोर यू। तो देखते हैं इसको। द केस इज़ रजनीश केवी वर्सेस के दीपा। It's a long judgment of 139 pages, so we will just read the relevant parts here। और क्योंकि ये हमें अच्छे से इसको देखना है और प्रैक्टिकली ये भी हम सीखेंगे कि हाउ टू रीड द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट। सो दैट इज़ वाई मैं ये यहाँ पे मैंने जजमेंट है निकाल लिया है और इसको हम साथ में देखते हैं, पढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले व्हेन वी कम टू पैरा 158 वी सी दैट इट सेज दैट एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है यहाँ पे, एंड फॉर दैट पर्पस हमने एज को 35 इयर्स करके रखा है, बेसिक एज को, एज रिकमेंडेड बाय द शेट्टी कमीशन। ओके, तो सबसे हमारी इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि शेट्टी कमीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो बेसिक मिनिमम एज रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस दैट विल बी 35 इयर्स। एंड नाउ व्हेन वी सी पैरा 159, तो वी फाइंड हियर हाउ ब्यूटिफुली सम जजमेंट्स आर रिटन, हाउ ब्यूटिफुली जजमेंट्स आर ऑथर्ड। ये हमें देखने को मिलता है दैट द ऑनरेबल जज हैज़ यूज द वर्ड हार्टबर्न, दैट इट इज़ अबाउट रिगार्डिंग द हार्टबर्न अमंग द जुडिशियल ऑफिसर्स इन सिचुएशन जहाँ पे जूनियर को प्रमोशन मिलती है सीनियर से पहले। तो यहाँ पे है कि उन्होंने कहा है कि ये कंटेंशन जो है ये विदाउट एनी मेरिट है और द इन सर्विस कैंडिडेट्स विल हैव टू कम्पीट बिफोर बीइंग सेलेक्टेड। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात जो इम्पॉर्टेंट है नोट करने के लिए, ये बस एक क्राइटेरिया, दिस इज़ जस्ट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नो वन इज़ गेटिंग सेलेक्टेड विदाउट एन एग्ज़ाम या फिर कंपटीशन की जो भी मेरिट की बात है, मेरिट की ही बात हो रही है। इट्स जस्ट अबाउट क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ओके, ओनली मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हु एवर इट इज़ दैट पर्सन विल बी सिलेक्टेड और अपॉइंटेड। ओके, तो वो मेरिट पे ही बात अल्टीमेटली आ जाती है। इट्स जस्ट अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसमें कोई मेरिट नहीं है। उसके बाद से इसमें बात की गई है कि इन सर्विस कैंडिडेट्स, जहाँ पे एडवोकेट्स और प्लीडर्स की से भी कंपैरिजन की बात हो रही है कि इन सर्विस कैंडिडेट्स जो हैं ये इनसे क्या करेंगे, परमिटेड टू पार्टिसिपेट एंड कम्पीट विद दोज एडवोकेट्स एंड प्लीडर्स। तो इसमें भी इन्होंने कहा है कि मेरिट इसमें भी नहीं है, पैरा 160। एंड देन व्हेन वी कम टू पैरा 160, तो इट सेज दैट कि सिलेक्शन तो यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही होगी जो कि रिटन होगा एंड देन वाइवा होगा, और मेजॉरिटी मार्क्स उसमें भी ऑब्वियसली हम जैसा कि देखते आते हैं एग्जामिनेशंस में, जुडिशियल एग्जामिनेशंस में, कि रिटन एग्जाम का ही होता है। तो एडवोकेट्स और प्लीडर्स जो भी हैं एंड देन द जुडिशियल ऑफिसर्स दैट इज़ इन सर्विस पीपल जो भी हैं, तो उनमें से जो भी मेरिटोरियस होगा दैट पर्सन विल ओनली गेट सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्जाम। सो ओके, तो इसमें भी ऑनरेबल जज ने कहा है कि वी सी नो रीज़न टू इम्पोर्ट सच एन आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बाय वे ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पे हम जुडिशियल ऑफिसर्स को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से प्रोहिबिट करके कुछ खास हमारा इसमें मकसद पूरा नहीं होता है, ऐसा कहना है इनका। देन व्हेन वी कम ऑन पैरा 162, तो ये सबसे बड़ी बात है कि अब जब ब्रेक इन आता है वहाँ पे क्या होगा, दैट इज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है कि 4 साल 5 साल की प्रैक्टिस के बाद लोग जनरली अपॉइंट हो जाते हैं जुडिशियल ऑफिसर इन द सबऑर्डिनेट जुडिशरी सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पोस्ट पे, तो वहाँ पे एक ब्रेक आ जाता है। तो इन्होंने बोला है कि इवन इफ देयर इज़ अ ब्रेक इन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, सच ब्रेक शुड बी इग्नोर्ड। ब्रेक भी अगर होता है, इट डज नॉट रिक्वायर अ कंटिन्यूड प्रैक्टिस ऑफ 7 ईयर्स, इसको भी हम लोग एलिजिबल मानेंगे। दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, एंड वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट द सेड कंडीशंस कि अगर ब्रेक हो जाती है तो दैट पर्सन बिकम्स इन एलिजिबल। जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटिफुली दिस जजमेंट हैज़ बिन रिटन। ओके, ये पैरा 162 की अभी जो मैं बात कर रही हूँ ये वही है कि अगर कोई पर्सन 5 इयर्स अगर प्रैक्टिस कर लेता है और वो 10 साल का ब्रेक ले लेता है, फिर 2 इयर्स कर लेता है, तो ये डिस्कनेक्ट तो हो जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे उसका कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस की वजह से उसको इन एलिजिबल मान लिया जाएगा। या फिर हम ये भी देखते हैं कि एडवोकेट या प्लीडर हो गया और जुडिशियल ऑफिसर्स, इसके कंबाइन एक्सपीरियंस को भी हम लोग 7 इयर्स वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद से हम देखते हैं कोटा फॉर एडवोकेट्स। ये जो हमारा 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा पहले से रिजर्व किया गया था, तो इसको भी इन्होंने कहा है कि प्लेन एंड लिटरल रीडिंग, जैसा हमने कल पढ़ा था आर्टिकल 233 क्लॉज 2, तो इसमें देर वॉज नॉट नथिंग लाइक दैट जहाँ पे आपको एक कोटा होगा या फिर कुछ भी होगा। इट वॉज जस्ट सेइंग कि हु एवर इज़ नॉट इन सर्विस ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट
तो उसके लिए 7 years ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. दैट वॉज जस्ट सेइंग दैट. तो कोटा की तो बात ही नहीं आती है यहाँ पे सबसे पहले. Just look at the choice of words here. Therefore, the contention as conversed in that regard does not hold water. I love these kinds of words. I just love them. So, then there's paragraph 65. I'm a little excited today, by the way. Doctrine of austere diseases. I don't know why. Before we proceed to answer the questions that are framed for our consideration, सबसे पहले हमारा respondents के ये austere diseases पे जो भी इनका point. स्टेटिसिस का मतलब ये होता है कि जो भी पहले से सेटल्ड लॉ है, जो भी प्रेसिडेंट सेट है, उनको डिस्टर्ब ना करने की बात की गई है कि ये जो चीज़ें ये 40 ईयर्स से है तो सेम शुड नॉट बी डिस्टर्ब. तो इसमें ये कंटेंशन को भी ऑनरेबल जज ने बोला है कि वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट. क्यों? क्योंकि देर इज़ नो पॉइंट इन जस्ट एक्सेप्टिंग दिस थिंग्स टू बी जस्ट द वे दे आर फॉर द लास्ट 40 to 50 ईयर्स. ओके, सो ये इसको भी इन्होंने इग्नोर कर दिया है. इसमें जजमेंट्स को कोट किया गया है ऑन दैट बेसिस, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रेड. और फिर हमने यहाँ पे 2 जजमेंट्स को मेंशन किया है. धीरज मोर, ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है. फिर रामेश्वर दयाल के एंड चंद्र मोहन को जजमेंट को भी रेफ़र किया गया है. ये सारे जजमेंट्स को रेफ़र करने होते हैं ताकि आपका एक प्रॉपर कोई भी ऐसा जजमेंट इन जनरल बचे ना, जिसके वैसे भी ये कॉन्स्टिट्यूशन 5 जज बेंच का है, तो इट इज़ नॉट लाइक कि ये हायर जज कोई आई है जिसकी वजह से ये अफेक्ट होगा. ये जो भी होंगे जजमेंट्स, ये आई बिलीव लोअर बेंच की ही होंगी. तो दैट्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट. फिर उसके बाद से यहाँ पे है मीटेड आउट. इनजस्टिस वॉज मीटेड आउट. ये सारी जजमेंट्स जो भी थी उनसे उनके बेसिस पे ये जो था मीटेड आउट. इनजस्टिस वॉज मीटेड आउट टू द मेंबर्स ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स, और इनको सिलेक्शन के प्रोसेस से डिप्राइव कर रहा था बाय वे ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. इसमें ये भी कहा गया कि जैसा हमने कई बार डिस्कस कर लिया अभी तक कि आर्टिकल 233 क्लॉज 2, हम अगर प्लेन भी देखते हैं इसके लैंग्वेज को, तो इसके बेसिस पे ये कहा है कि ये दोनों जो जजमेंट्स हैं और इसके वजह से जो भी व्यू इन प्रैक्टिस है, दैट इज़ टोटली इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 233 क्लॉज 2. तो ये हमारा जब मैटर ही ये नहीं करता है, इनकन्सिस्टेंट ही है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इफ़ यू फेल टू करेक्ट द लीगल पोजीशन, तो इनजस्टिस ये दैट हैज़ बिन मीटेड आउट, इट विल बी जस्ट परपेचुएटिंग, ये होता जाएगा. एंड दैट इज़ वाई दिस जजमेंट हैज़ टू बी प्रोनाउंस्ड. और यहाँ पे पैरा 170 में बात करता है कि ये जो जजमेंट होगा that will be from the date of this judgment, and in no case any selection process completed made prior to this judgment would be affected. That is called prospective. ये prospective इसका एप्लीकेशन होगा इस जजमेंट का. इससे पहले जो भी हुआ इसकी वजह से ये अफेक्ट नहीं होगा. तो इस बेसिस पे ये हमारा आंसर्स, जजेस का आंसर, ये जजमेंट फाइनल, ये ऑपरेटिव जो भी कंक्लूजन है, ये वही है कि जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स ने बार में ये कर लिया है 7 ईयर्स का प्रैक्टिस जिनका कंप्लीट हो चुका है, इसमें रिक्रूटमेंट के पहले, तो दोज पर्सन्स विल बी एलिजिबल फॉर द प्रोसेस. ओके, entitled फॉर बीइंग अपॉइंटेड. दैट द सेकेंड पोजीशन इज़ अबाउट कि ये 7 ईयर्स रिक्रूटमेंट से पहले हो गया है. फिर हम आते हैं कि सबसे पहले हमारा जब हमने कल इशू देखा हुआ था कि ये जो एलिजिबिलिटी देखेंगे वो कब देखेंगे, तो इट विल बी सीन एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज. ओके, ये एप्लीकेशन नॉट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट. ये 7 साल का जो भी है आपका, वो उससे पहले ही हो जाना चाहिए. देन व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट 3, दो देयर इज़ नो एलिजिबिलिटी 233 clause 2 for union or the state for being promoted in order to provide a level playing field. इसमें ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए. आर्टिकल 233 क्लॉज 2 में जुडिशियल ऑफिसर्स की, क्योंकि हमने जैसे कल बात की थी, बात ही नहीं करता, बट स्टिल व्हेन वी कम टू इट, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर्पस यहाँ पे है ना, इक्वालिटी की जो बात करते हैं, उसकी वजह से इसमें क्या कहता है कि 7 ईयर्स ऑफ कंबाइंड प्रैक्टिस दैट विल बी रिक्वायर्ड. अदरवाइज ये चाहते तो जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए दूसरा लॉ भी बना सकते थे, बट क्योंकि हमारा इक्वालिटी करना है इसमें, तो ये 7 ईयर्स को भी बोल दिया कि कंबाइंड प्रैक्टिस. फॉर एग्जांपल, अगर कोई 5 ईयर्स जैसे की बात की हमने कि प्रैक्टिस कर लेता है एंड देन दैट पर्सन गेट्स अपॉइंटेड एज ए जुडिशियल ऑफिसर इन द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, तो 2 साल उसकी प्रैक्टिस को भी काउंट किया जाएगा. एंड देन द फोर्थ पॉइंट is about combined experience of 7 years or more
एडवोकेट का भी या फिर जुडिशियल ऑफिसर्स का, दैट पर्सन विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड। और इंश्योर ये लेवल प्लेइंग फील्ड, हर जगह ये कई बार इस चीज़ को मेंशन किया गया है। तो इसमें पर्पस है 35 ईयर्स ऑफ एज का। ओके, सो हमने देखा ये जो दो जजमेंट्स हैं, दे आर कॉन्ट्रैरी टू आर्टिकल 233 क्लॉज 2, और इस तरह से हमने सारे जजमेंट्स को इसको आंसर किया। ओके, अब इफ़ेक्ट क्या होता है इसका सबसे ज़्यादा, कि देर इज़ आई डोंट थिंक अनफेयर ट्रीटमेंट किसी का भी हुआ है, क्योंकि इवन इफ़ यू आर एन एडवोकेट विद 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, तो आपको एक एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है, और एक जुडिशियल ऑफिसर को भी इन द सेम वे मौका मिल रहा है। यू कैन नॉट जस्ट से कि दैट पर्सन इज़ ए जुडिशियल ऑफिसर फ्रॉम बिफोर, तो दैट पर्सन शुड नॉट गेट अ चांस। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग इक्वल ट्रीटमेंट। हाँ, वो पर्सन, अभी जैसे हमने एक नया लॉ देखा कि 3 इयर्स एक्सपीरियंस की बात आ गई थी, तो जैसा आज डिस्कस कर रहे थे कि 3 इयर्स एक्सपीरियंस की लोअर जुडिशरी में जहाँ पे बात आ गई है, उसके रिगर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये जजमेंट कम करता है। और ये जुडिशियल ऑफिसर्स के फेवर में इसलिए भी है क्योंकि आपको 3 साल प्रैक्टिस करना पड़ रहा है, एंड देन यू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर। तो अब आपका वो जो 4 साल का प्रैक्टिस है, दैट विल बी एडेड, या फिर उससे ज़्यादा भी ऑब्वियसली आप अगर कम एज में हो जाते हो तो वो, एंड यू कैन ऑब्वियसली अप्लाई आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज। तो ये जो चीज़ हो ना, 3 साल के रिगर को ये कम करता है। आई होप मैं इसको समझा पाई हूँ अच्छे से आपके लिए, और आप भी इस जजमेंट को आप चाहो तो मैं अटैच कर दूँगी, देख लेना। एंड आई हैव ऑल्सो अटैच द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट, जो हियरिंग चल रही थी, जो आज जजमेंट प्रोनाउंसमेंट हो रहा था, इसके ऑपरेटिव पार्ट को मैंने उस प्रोनाउंसमेंट को, लाइव कोर्ट के हियरिंग को भी मैंने इसमें अटैच कर दिया है, सो दैट आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। ऑनरेबल जस्टिस BR गवई के स्टेटमेंट को मैंने अटैच किया है इसमें। तो yes, you can see that, and ask your queries on my channel. Thank you. Officers were already completed 7 years, so it was not necessary to answer the question, but since we are framed, we are answering all the questions. Judicial officers were already completed 7 years in bar before they were recruited in the subordinate judicial service would be entitled for being appointed as a district judge, additional district judge, the selection process for the post of district judges in the direct recruitment process. The eligibility for appointment as a district judge, additional district judge, is to be seen at the time of application. Though there is no eligibility prescribed under Article 233(2) for a person already in judicial service of the Union or of the state for being appointed as a district judge, in order to provide a equal level of playing field, we direct that a candidate applying as an in-service candidate should have 7 years combined experience as a judicial officer and an advocate. A person who has been or who is in judicial service and has a combined experience of 7 years or more as an advocate or judicial officer would be eligible for being considered and appointed as a district judge, additional district judge under Article 233 of the Constitution. In order to ensure level playing field, we further direct that the minimum age for being considered and appointed as a district judge, additional district judge for both the advocates and the judicial officers would be 35 years as on the date of the application. It is held that the view taken in the judgments of this court right from Satyanarayan till Dheeraj Mode, which takes a contrary view to what has been held herein above, do not lay down the correct proposition of law. The reference is answered accordingly. Consequently, all such rules made by the state government in consultation with the high courts, which are not in accordance with the aforesaid answers, shall stand quashed and set aside. It is directed that all the state governments, in consultation with the high courts, shall amend the rules in accordance with what has been held by us herein above within a period of 3 months from today. The registry is directed to obtain the necessary orders from the Chief Justice of India on the administrative side to place the matter